नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। हमारे खास शो नेशन टू नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां सरहदों के पार की हर हलचल पर रहती हमारी पैनी नजर। आज हम आपको सीधे जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से, वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण और वो घटनाएं जिन्होंने पूरे हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाई है हलचल। खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं होगी, हर पहलू, हर रणनीति, हर असर, ग्राउंड जीरो के हालात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी तथ्यों के साथ, विश्लेषण के साथ और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं टॉप अंतर्राष्ट्रीय खबर। सबसे पहली खबर की बात करें तो हॉर्मुज पर फिर ताला। अमेरिका और ईरान में एमओयू पर सहमति के बाद आज पहली बार स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के नेता मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने हॉर्मुज को फिर से बंद करने का ऐलान किया है। तो ट्रंप ने भी धमकी देते हुए कहा है कि अगर 60 दिन में ईरान ने डील नहीं की तो अमेरिका अपने नुकसान की भरपाई हॉर्मुज पर टोल लगाकर करेगा। दूसरी खबर हमारी होगी ट्रंप की शाही सवारी। बात अमेरिकी राष्ट्रपति की शाही सवारी की भी करेंगे। अमेरिकी एयरफोर्स में एयरफोर्स वन अपने नए अवतार में शामिल हो गया है। दुनिया का सबसे आधुनिक और बड़े विमान की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तीसरी खबर हमारी होगी उतर गया मुनीर का नकाब। बात पाकिस्तान की भी करेंगे। पीओके में पाकिस्तान के अत्याचार ने कैसे दुनिया के सामने उसकी पोल खोलकर रख दी है। निहत्थे लोगों पर गोली बरसाती पाकिस्तानी सेना को अब दुनिया के सवालों का सामना वो कर रही है। जिस झूठ को आसिम मुनीर पूरी दुनिया के सामने बोल रहे थे वो कैसे बेपर्दा हुआ, आज हम आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात ईरान की करेंगे और अमेरिका शांति वार्ता की करेंगे, जो कि स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होने वाली है। दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड पहुंच चुका है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका की तरफ से तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन इस वार्ता से ठीक पहले ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया है। ईरान का दावा है कि एमओयू के अनुसार अमेरिका इजराइल को रोकने में नाकाम रहा है। आपको बता दें कि इजराइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है और ईरान ने इसके विरोध में हॉर्मुज को फिर से बंद करने का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल यह है कि जब वार्ता शुरू होने से पहले ही गतिरोध सामने आ गए हैं तो इसका नतीजा क्या होगा। ये तमाम अहम सवाल हैं जो साफ तौर पर इस बड़ी डील को या यूं कहें महाडील को लेकर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शांति वार्ता की तैयारी तो है, लेकिन शांति वार्ता की तैयारी में अगर देखें तो अमेरिकी डेलीगेशन वार्ता के लिए पहुंच चुकी है। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं और टीम का नेतृत्व अमेरिकी डेलीगेशन में मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर इसमें शामिल है। ईरान की वार्ता टीम में भी स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख पहुंची है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इसका नेतृत्व कर रहे हैं। बाघेर गलीबाफ और इस्माइल बघई भी प्रतिनिधि मंडल है उसमें शामिल है। और ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया है। लेबनान पर इजराइल के हमले के बाद यह ऐलान किया गया है। तमाम महत्वपूर्ण पहले यहां से निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्रश्न चिन्ह जो है, सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान के साथ टेक्निकल बातचीत शुरू करने का इंतजार है। सुनिए। Our understanding is that the Iranians just landed as far as the Pakistanis. Well, I think number one, just getting things set up in the right way and getting the actual structure of the negotiation in place. So the way that we're going to do this is that we're going to have a principal level political leadership at the top, and then obviously the technical team is going to stay on the ground. As much as I might like to stay in what appears to be a beautiful place, I can only be there for a day or two. I think we're going to hopefully make progress on the nuclear issue, make progress on the Lebanon ceasefire issue. Those are the two big things that I think we're going to be focused on. I'm sure the Iranians are going to have issues they'd like to discuss as well. और वार्ता से ठीक पहले ईरान ने जिस तरह हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया, उससे साफ है कि वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। सुनिए ईरानी टीवी पर किस तरह से इसका ऐलान किया गया। Attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. Due to the crimes of the Lebanon and the violation of the U.S. commitments regarding the ceasefire, the Strait of Hormuz is closed to all vessels again. It is emphasized that the Strait of Hormuz is closed. All vessels are ordered to not approach.
तो एक तरफ तो ईरान हॉर्मुज को बंद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को धमकी देते हुए हैरान कर देने वाला पोस्ट किया है। इस पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज खुला है और खुला ही रहेगा। अगर कोई टोल लगेगा तो वो सिर्फ अमेरिका ही लगा सकता है। यानी अगर ईरान के साथ 60 दिनों में कोई पक्की डील नहीं होती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी टोल वसूलने की धमकी दी है। यह शुल्क मिडिल ईस्ट में सुरक्षा पर हुए अमेरिकी खर्च की भरपाई के लिए होगा। तो ऐसे में साफ तौर पर कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं, क्योंकि अब जो वार्ता पर सवाल है वो नजर आते हैं, क्योंकि महाडील होने की बात तो की जा रही है लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बात कुछ और है। लगातार हमले अभी भी जारी है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने वाली है। क्या कुछ इसके अहम पॉइंट्स हैं वो हम आपको बताते हैं। आप देखिए, क्या युद्ध विराम कायम रहेगा, ये अहम सवाल है, और ये इसलिए भी है क्योंकि इस पर हमने देखा है कि लगातार पूरी दुनिया का फोकस है। हॉर्मुज स्ट्रेट जिस तरह से बंद है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसके अलावा दूसरा जो सवाल है, क्या परमाणु विवाद सुलझ पाएगा, क्योंकि इजराइल का अपनी तरफ से कहना है और उसके बाद जिस तरह से अभी मौजूदा स्थिति है वो कुछ और कहती हुई नजर आ रही है। तो ये विवाद क्या सुलझ पाएगा, ये अहम सवाल है। इसके अलावा तीसरा सवाल अगर हम आपको बताएं कि क्या ईरान को आर्थिक जो राहत है वो मिलती हुई नजर आएगी। ये सवाल भी इसलिए अहम है क्योंकि लगातार इसकी मांग उठी थी लेकिन उसके बाद इसकी भरपाई अभी तक हो नहीं पाई है। और ऐसे में जो महाडील बनी है तो उसमें आखिर में डिटेल्स में है क्या, ये सब जानना चाहते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी अभी तक जो पर्दा है वो पड़ा हुआ है, वो पर्दा अभी हटा नहीं है, इसलिए लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा चौथा सवाल अगर हम बात करें तो क्या हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा जो लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया गया है। तो ऐसे में लगातार इस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं और अभी भी ये युद्ध जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें और सवाल भी अहम नजर आते हैं। इसके अलावा पांचवें सवाल की बात करें तो आर्थिक प्रतिबंध और फ्रीज फंड को लेकर जो बात है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि क्या इस पर अभी भी आर्थिक प्रतिबंध नजर आएगा, फ्रीज फंड में क्या कुछ हो सकता है। ये तमाम अहम ऐसे सवाल है जो लगातार देखने को मिल रहे हैं कि अभी भी जो शांति की राह तलाशने की कोशिश की जा रही है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। छठे सवाल का रुख करें तो इजराइल और क्षेत्रीय सहयोगियों की नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इजराइल ने साफ तौर पर कहा था, बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को कहा था कि उनके रहते हुए परमाणु क्षेत्र उसे नहीं बनने देंगे। तो क्या आगे इस डील में नजर आ सकता है, क्या इसी तरह की कमोवेश स्थिति अभी भी नजर आ सकती है। लेकिन ट्रंप जो कह रहे हैं कि ये महाडील होती हुई नजर आएगी और तमाम बातें इससे निकलती हुई नजर आएगी, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पर इसको लेकर जो तमाम अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं और ऐसे में क्या होता है इस पर सबकी नजरें लगातार बनी हुई है। आपको बता दें कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता में सबसे बड़ा जो गतिरोध है वो लेबनान में इजरायली हमले का मुद्दा है। दरअसल दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हवाई हमले में कई 5 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक दिन पहले ही सीजफायर पर सहमति बनी थी। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजराइल के विमान और ड्रोन ने रात से लेकर सुबह तक नाबुगे इलाके में कई जगह पर हमले किए हैं। इन हमलों में रिहायशी इमारतें और घर तबाह हो गए। साथ ही इजराइल सेना ने सुबह से पहले तोपों से भी यहां पर गोलाबारी की है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी में शुक्रवार देर रात से हुए इजरायली हवाई हमलों में 47 लोग मारे गए हैं और 97 घायल हुए हैं। 2 मार्च से अब तक मरने वालों की जो संख्या है वो 3980 पहुंच गई है। इजराइल ने साफ किया है कि अपनी नागरिकों की रक्षा से कोई समझौता वो नहीं करेगा। ऐसे में सवाल यह है कि वार्ता पर आगे इसका क्या असर होगा। तो यहाँ अलग अलग तरीके से नजर आ रहा है और लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी है। ऐसे में लेबनान में इजरायली हमलों से तनाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ईरान अमेरिका समझौते पर भी सवाल नजर आ रहे हैं कि आखिर डिटेल है क्या और क्यों आखिर अभी तक जो स्थिति है वो ऐसी नजर आ रही है, क्योंकि ट्रंप जो बात कह रहे हैं उस पर ईरान कहीं ना कहीं कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया गया। इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में कई लक्ष्यों पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने जारी क्षेत्र में भीषण लड़ाई यहां पर जारी रहने की भी जानकारी दी है। नबातिया शहर के पास 4 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। अमेरिका ने इजराइल को हमले रोकने को कहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह ने सीजफायर की पुष्टि नहीं की है। तमाम सवाल लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं और ये सब कुछ दिखा रहा है कि अभी भी मौजूदा स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि अपने अपने दावे हैं, लेकिन होगा क्या ये साफ तौर पर आने वाले समय में साफ होता हुआ नजर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दरअसल
इजरायली सेना ने कहा है कि हम अपनी सेना या अपने नागरिकों के खिलाफ पहचाने गए किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए कार्रवाई करते रहेंगे। בשטח יש חופש פעולה מבצעי מלא להסרת איומים בכל מרחב. מעבר לקו הצהוב או מעבר למרחב ההבטחה הקדמי, אנחנו פועלים כדי להסיר איום בהתאם להסכמים, אנחנו מכבדים הסכמים, ונמשיך לפעול כדי להסיר איום, כל איום. לגבי ביירות, מקומות אחרים בלבנון, שוב פעם, אנחנו פועלים על פי הנחיות, כל עוד לא נונחה אחרת, נמשיך לפעול על פי הנחיות הקיימות כרגע. יש מגבלות, אנחנו פועלים מגבלות על פי הנחיות הדרג המדיני, שוב פעם, להסרת איום אנחנו רשאים לפעול בכל מרחב, ולהמשיך לפעול להסירת איום במידה והתגלה כזה על כוחותינו או על תושבים. और वहीं लेबनान के मुद्दे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा है कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं, वहां हालात पहले से बेहतर है। Marco and the entire team have been actively managing what's going on in Lebanon. Despite the headlines, things are actually getting better there. Things have calmed down a little bit. It's going to be something we're just going to have to continuously manage to ensure that, Israel and Lebanon are both safe and secure. That's fundamentally the goal of this, is to make the whole region safe and secure. The big problem is that you have somebody will shoot and then somebody will respond, and you kind of have a chicken and egg problem where you just got to stop the siege for long enough to get the ceasefire to hold. That's what we're going to try to do. We'll keep on working at it, but things have gotten better. और अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की नई शाही सवारी की। दरअसल एयरफोर्स वन अब नए अवतार में आ चुका है। कतर से तोहफे में मिले विमान को अब एयरफोर्स वन में बदल दिया गया है, यानी अब यह विमान दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स की आधिकारिक सवारी बन चुका है। यह विमान अब तक बने सभी एयरफोर्स वन में से सबसे बड़ा और आधुनिक है। इसके अलावा इस विमान में जॉन एफ कैनेडी के समय से चली आ रही पारंपरिक हल्के नीले और सफेद रंग की थीम को भी बदल दिया गया है। यह विमान जो है वो गहरे नीले, चमकीले लाल, सफेद और गोल्डन रंगों से रंगा हुआ है। काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप के निजी विमान के कलर स्कीम से यह मिलता जुलता है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो शाही सवारी है वो किस तरह से नजर आ रही है, और इसको इसी तरह से यहाँ पर डिजाइन भी किया गया है, इसका कलर भी किया गया है, और एयरफोर्स वन अब नए अवतार में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये देखने को भी मिल रहा है कि ट्रंप की अब जो शाही सवारी है वो क्या कहती हुई नजर आ रही है। तो साफ संदेश सीधे तौर पर नजर आ रहा है। तो ट्रंप की जो शाही सवारी है किस तरह से यहाँ पर नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए नया एयरफोर्स वन तैयार हुआ है और इस विमान में ट्रंप के अनुसार थीम को बदल दिया गया है। ये देखिए, जो ट्रंप की शाही सवारी है उसका कलर देखिए और किस तरह से वो नजर आ रहा है। ये देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए नया एयरफोर्स वन तैयार किया गया है, काफी महत्वपूर्ण। लगातार हमने देखा है कि ट्रंप अपनी तरह से इसको डिजाइन करवाना चाहते थे और यही बात निकलकर सामने आती हुई नजर आ रही है। इस विमान में ट्रंप के अनुसार थीम को बदल दिया गया है। ट्रंप के अनुसार, ट्रंप को जो चीजें पसंद है उसके हिसाब से इसकी थीम को बदल दिया गया है। और इसके अलावा कतर ने अमेरिकी राष्ट्रपति तोहफे में इस विमान को दिया था कतर ने, और ये काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं कि जो आपसी संबंध है वो किस तरह से अमेरिका के साथ इसके नजर आए थे, और इसीलिए ये तोहफे में दिया गया था। 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान फ्लाई पास्ट ये करेगा, और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा क्योंकि ट्रंप की नीतियां साफ तौर पर सबको पता है कि वो किस तरह से जो प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में उसके लिए भी एक बड़ा एग्जीबिशन साफ तौर पर यहाँ पर नजर आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अंकारा में होने वाले नाटो समिट में इसी से जाएंगे, तो आप समझिए एक संदेश देने की कोशिश रहेगी, और ये काफी इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जिस तरह से इसको डिजाइन किया गया है वो एक ट्रंप की छवि को साफ तौर पर वहां पर सबके सामने नाटो समिट में जब इससे जाएंगे तो वहां पर जो बाकी देश आएंगे उनके सामने एक बड़ा मैसेज ट्रंप की तरफ से देखने को मिलेगा। इसमें राष्ट्रपति और उनके परिवार के लिए प्राइवेट बेडरूम और हाईटेक ऑफिस का स्पेस भी है, और इसे ज्यादा हाईटेक बनाया जाए, ट्रंप की तरह से बनाया जाए, इसीलिए इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। इसकी कलरिंग की गई है, इसको मेकिंग की गई है कि इस तरह से ये दिखाई दे, और काफी हाईटेक है ये। इसके अंदर की जो भी अलग अलग चीजें हैं वो लगातार नजर आई थी, और इसमें 2 किचन है जहां 100 से अधिक लोगों का खाना तैयार किया जा सकता है। तो आप समझिए कि इसमें 100 लोगों का खाना बन सकता है, मतलब जो इनके साथ, ट्रंप के साथ, इनके साथ और भी लोग जो जाते हैं, इस फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, उनके लिए भी
तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं और ये देखा गया है क्योंकि लोगों का वीवीआईपी खाना तैयार और उसमें स्टोर किया जा सकता है, इसलिए ये बहुत खास है। और ऐसे में क्यों खास है ये नया विमान, आइए आपको ये भी बता देते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आखिर ये विमान क्यों खास बताया जा रहा है। ये जो नया विमान है उसमें मौजूदा की तुलना में काफी बड़ा और आधुनिक ये नजर आता है। जो अभी मौजूदा जो प्लेन्स हैं उनके मुकाबले ये काफी बड़ा और इसमें काफी स्पेस है और काफी हाईटेक इसे बनाया गया है। लगभग 76 मीटर ये लंबा है, दुनिया के सबसे लंबे विमानों में से एक है। क्योंकि ट्रंप है तो आप समझिए कि उसको वैसे भी इंटरनेशनल फोरम पे ट्रंप को सब कुछ ये सारी चीजें दिखानी होती है, अपने आप को दिखाना होता है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक तौर पर ट्रंप के लिए ये नजर आता हुआ नजर दिखेगा। और ये विमान लगभग 660 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। तो ऐसे में इसको तैयार किया गया है, इसको डिजाइन किया गया है हाईटेक तरीके से, क्योंकि ट्रंप जब इससे सवार होकर जब नाटो में जाएंगे वहां पे, तो वहां पर साफ तौर पर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी इसके जरिए की जा सकती है। इसके अलावा एलन मस्क की स्टारलिंक प्रणाली और मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्टेड डेटा लिंक जो देखने को मिला है, तो इसको अत्याधुनिक सुविधाओं से तो लैस किया गया है, हाईटेक भी बना गया है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो उसमें तमाम चीजें यहाँ पर रखी गई है। किसी संकट के दौरान आसमान से ही अमेरिकी सेना को कमांड ये दे सकते हैं। और आप समझिए कि अगर इस तरह की स्थिति कहीं हवा में होती है तो वहां पर भी ये काफी किफायती हो सकता है, इसीलिए टेक्नोलॉजी से भी इसे काफी लैस किया गया है। इसके अलावा मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेट पल्स और रडार जैमिंग जैसी तकनीक भी इसमें विकसित की गई है। और ये इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईटेक इसे बनाया गया है, चाहे सुरक्षा नीतियों को देखते हुए हो, ट्रंप की सुरक्षा को लेकर हो, या इसके अलावा जो आज के एस्पेक्ट पे अगर हम देखें तो जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी विकसित होती हुई नजर आ रही है, उसका सीधा तौर पर यह नमूना नजर आता है। विमान के भीतर एक आधुनिक चिकित्सा स्वीट भी बनाया गया है, जहां पर अगर हेल्थ इमरजेंसी कुछ होती है तो वहां पर इलाज भी संभव हो पाए। तो इस तरह की यहां पर साफ तौर पर जो अलग अलग तरीके के टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो इसके साथ रखे गए हैं, बड़ा हाईटेक इसे बनाया गया है। और ये सब कुछ इसलिए हो पाया है क्योंकि लगातार हमने देखा है कि ट्रंप को लेकर और उनकी जो आसपास की चीजें हैं उनको किस तरह से हाईटेक बनाया जाए, इसके लिए लगातार इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती है। नया विमान अधिकतम एक बार में 16 घंटे उड़ सकता है, लगातार 16 घंटे की फ्लाइट इससे लिया जा सकता है और ये लगातार 16 घंटे उड़ सकता है। तो ये तमाम इसकी जो तकनीकी खूबियां हैं वो लगातार देखने को मिली हैं और इसीलिए ये खूबियों से लैस है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये उनकी शाही सवारी है और इसी शाही सवारी पर सवार होकर ट्रंप कहीं ना कहीं नाटो में जाएंगे और वहां पर लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। और इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ये विमान अब तक शामिल सभी विमानों में सबसे ज्यादा शानदार है। सुनिए। Pilots, designers, and engineers prepared an aircraft that is the largest Air Force One ever built. It flies further and faster than any Air Force One. Those are the giant engines. Those are incredible engines. It's the fastest. Flies further. You don't have to stop for fuel every few hours. You maybe will never have to stop for fuel. It's got, they call it unlimited. Well, it's pretty close to unlimited, and which is among the most beautiful aircrafts the Air Force will ever see or operate. तो देखा आपने ट्रंप की ये शाही सवारी और क्या कहना था ट्रंप का, ये भी हमने आपको सुनवाया। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की, वहां की नीतियों की और क्या कुछ हो रहा है इस वक्त पीओके में, ये भी हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात पहले विश्व युद्ध से ज्यादा लंबी हो चुकी यूक्रेन और रूस की जंग की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने एक ऐसा खौफनाक मील का पत्थर पार कर लिया है जिसने पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल फॉर्मूला को हिलाकर रख दिया है। 19 जून 2026 तक इस युद्ध को शुरू हुए 1577 दिन से ज्यादा हो चुके हैं।
जो कि प्रथम विश्व युद्ध की कुल समय से भी अधिक है। इतिहास गवाह है कि प्रथम विश्व युद्ध ने केवल देशों की सीमाएं नहीं बदली थी, बल्कि युद्ध के तरीकों को भी एक सदी के लिए बदल दिया था। ऐसा ही एक बार फिर से यूक्रेन में हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 जब हम एक की बात करते हैं तो ये बड़ी जंग साफ तौर पर नजर आई है। रूस यूक्रेन जंग को 1577 दिन पूरे हुए हैं। विश्व युद्ध से भी लंबा ये खिंच चुका है। ऐसे में यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा ड्रोन, क्रूज मिसाइलें दागी हैं। राजधानी मॉस्को में कई ड्रोन गिरे हैं। ऑयल डिपो तबाह हुए हैं। रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। G7 देशों ने यूक्रेन की मदद देने का ऐलान किया। यूक्रेन के लिए सैन्य मदद बढ़ाने का भी ऐलान किया है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति जो है वो कमोवेश यही नजर आ रही है कि एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि मौजूदा हालात क्या कहते हैं। यूक्रेन के हमले के बाद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने भी आया है। उन्होंने कहा है कि अगर यूक्रेन जलेगा तो रूस भी जलेगा। सुनिए। Путін хоче, щоб у нас все горіло. І він безумець. Це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це. Але Європа повинна включитись наповну, щоб у нас була сильна позиція. Включитись наповну по санкціям, без виключень по конфіскації, без виключень і по фінансуванню України. और वहीं इस बीच यूक्रेन ने गुरुवार को रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रात भर में करीब 1000 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। इनमें करीब 200 ड्रोन राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम ये युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन अगर यूक्रेन जलेगा तो मॉस्को भी जलेगा। हमले में दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र का एक ऑयल डिपो धमाके से तबाह हो गया। यहां मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई। मॉस्को की कोपतनिया ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पास के एक शॉपिंग सेंटर में भी आग लग गई है। ड्रोन का मलबा गिरने से कुछ रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। तो लगातार जो स्थिति है वो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है कि आखिर कैसे ये शांति के पथ पर आगे बढ़ेगा, जब मौजूदा हालात ये कह रहे हैं। यूक्रेन के हमलों के बीच यूरोप ने एक बार फिर से समर्थन का ऐलान किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम मध्यस्थ नहीं हैं, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। Nous sommes aux côtés de l'Ukraine. Nous lui apportons de l'aide, du soutien, nous avons sanctionné la Russie. Deuxième élément très simple, très clair que nous avons toujours défendu, le jour où il y aura des négociations, les Européens devront être autour de la table. Parce qu'il en va des intérêts de l'Europe qui, partie liée avec ce qui se joue en Ukraine, par l'aide que nous avons apportée, par la question de l'élargissement qui concerne les Européens. और वहीं यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने की बात पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूरोपीय संघ की सैन्य गुट बनने की ओर बढ़ने की इच्छा उसके लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर रही है। व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से ट्रंप प्रशासन ने बातचीत की जरूरत से भी कभी इनकार नहीं किया है। Но перемены бывают и в одну сторону, и в другую. Вот недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не может быть посредником по украинским делам, потому что США полностью поддерживает Украину. Они действительно поддерживают Украину, и не только путем продления байденовских санкций, но и путем принятия собственных санкций, путем принятия специальных программ Пентагона по оказанию содействия военно-промышленному сектору киевского режима. और इसके अलावा कैरिबियन देश डोमिनिकन रिपब्लिक में स्थित एक लोकप्रिय बीच फ्रंट रिजॉर्ट में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इस हादसे में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि समय रहते करीब 1700 पर्यटकों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इमरजेंसी सर्विस ने एक बयान में कहा है कि डोमिनिक्स बीच होटल में लगी आग में 46 वर्षीय इतालवी महिला फ्रांसिस्का वेलेंटिनो की मौत हो गई है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इसके कारणों का अभी भी उसकी जांच की जा रही है। मेहमानों को पास के होटलों में भेजा गया है। डोमिनिकन रिपब्लिक कैरिबियन का एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। ऐसे में इस तरह की घटना ने पर्यटन उद्योग में चिंता बढ़ा दी है। होटल प्रबंधन और प्रशासन से सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं।
तो ये थी आज नेशन टू नेशन में तमाम अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो इसी के साथ फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।